हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सीरीज है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें टारगेट करने वाले हैं जितना अभी तक प्लान्ड है। रेस्ट अगर टाइम बचता है और हम लोग यहाँ पर एज अ टीम 2 लोग पढ़ा पाते हैं तो डेफिनेटली और भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपके लिए आईआर एंड एलएल का पूरा सिलेबस हम लोग वीडियोस के थ्रू फ्री प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि क्या ये वीडियो सफिशिएंट रहेंगी मेरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम जितना आपको पढ़ाएंगे, आपको किसी भी पेड कंटेंट में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमसे स्किप हो गया है, तो एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आपकी फुल राइट है कि आप हमें बताएं कि ये वाला टॉपिक अभी आपने छोड़ दिया है, तो हम उसे कवर करेंगे। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमारी सभी चीजें वेरी मच प्लान्ड होती हैं। बट मैं आपको एक पॉइंट दे रही हूँ। दूसरा, अब आपकी डिमांड होगी कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो, पीडीएफ आपको मिल सकती है आरपीए की एकेडमी बेसिकली ऐप पर। आरपीए एकेडमी एप्लीकेशन जो आपको मिलती है प्ले स्टोर पर, या तो फिर आरपीए की वेबसाइट पर। आरपीए की वेबसाइट क्या है? rpaacademy.co.in। ये जो भी पीडीएफ है, ये हमारे पेड कोर्स का हिस्सा है। यहाँ पर हम आपको फ्री पीडीएफ नहीं देते। अब आप बोलेंगे कि फिर हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या तो अपने नोट्स आप मेरे साथ बना सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो। दूसरा कोई वे नहीं है, क्योंकि एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है जिनका खर्चा पानी घर इन्हीं चीजों से चलता है। और यहाँ पर सभी लोगों के लिए हमें सोचना होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि कोई भी अपने एफर्ट्स लगाएगा तो ऑफ कोर्स उन्हें अपनी भी फैमिली रन करनी होती है। और ये चीजें अगर आप समझ जाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज भी यहाँ पर हमारे वर्कर्स की, हमारे एम्प्लॉयज की बात करता है, उनकी राइट्स की बात करता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट कोड 2020। अब आपको पता है बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स थे जिनको यहाँ पर मर्ज किया गया। अब इन एक्ट्स को मर्ज कर कर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ लोगों को यहाँ पर बेसिकली डाउट होगा कि ये जो कोड्स हैं, क्या हमें अलग से पढ़ने हैं या फिर केवल एक्ट सफिशिएंट है। तो गाइस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो हम एक्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्ट्स हमें पहले तो एकदम रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे कोड्स की, वो भी फिर हम साथ में चलते समझते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स की। तो असेस हुए थे ये 28 सितंबर 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनको यहाँ पर कंसोलिडेट करना, अमेंड करना, अगर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो हमारे जो भी यहाँ पर लॉज हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में, और इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अच्छा, अभी यहाँ पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या ये सभी कोर्ट्स यहाँ पर बेहतर हुए हैं हमारी लेबर के लिए, या फिर यहाँ पर ये एम्प्लॉयर्स के लिए बेहतर हुए हैं। तो देखो, कुछ चीजें हमारे लेबर के लिए अच्छी हुई हैं और कुछ हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए हुई हैं। तो जो चीजें एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी हुई हैं, उनमें डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खराब भी हुई हैं। राइट, ऑल्सो एम्प्लॉयर्स का ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग बनाना बहुत जरूरी है, ताकि घर सबके चले। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेफिनेटली देखने के लिए मिली है। और ऐसा भी बोला जाता है, एक यहाँ पर पूरा सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बोलता है कि द गवर्नमेंट दैट वी हैव राइट नाउ इज अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं वहां भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव जाता है। आप यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बन जाते हैं, और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को हमेशा बोला जाता है कि एक न्यूट्रल यहाँ पर आपका पॉइंट होना चाहिए गवर्नमेंट के रिगार्डिंग स्पेशली। तो ये चीज आपको अपने इंटरव्यूज में भी ध्यान में रखनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 के साथ में, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। एक्सटेंट है कि इंडिया में, पूरी ही इंडिया में अप्लाई होगा। कमेंसमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर हमें डेट्स बताती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं ये हमारे फोर्स में एनफोर्स कब रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ की डेफिनेशंस आपको दी गई हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पर
कौन सी की डेफिनेशंस हमें डेफिनेटली आनी चाहिए? तो सबसे पहले आता है वर्कर का डेफिनेशन। अब गाइस वर्कर का डेफिनेशन 2-3 अलग-अलग एक्ट्स में अलग-अलग दे रखा है, तो हमें ना सभी को डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है और क्या डिफरेंसेस हैं ये भी समझते हुए चलना है। तो अभी तो आपका पहला डेफिनेशन होगा, इसी के साथ में 2 से 3 डेफिनेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला है हमारे वर्कर्स का राइट। तो वर्कर कौन है? कोई भी ऐसे पर्सन जिनको इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया गया है ताकि वो मैनुअल, अनस्किल्ड भी हो सकती है उनकी जॉब, स्किल्ड भी हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, ऑपरेशनल हो सकती है, क्लैरिकल हो सकती है या फिर सुपरवाइजरी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस तरह का काम हमें करना है। इसमें हमारे पास में वर्किंग जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं एंड साथ में यहाँ पर अगर कोई सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं वो भी आ जाएंगे। कोई ऐसे पर्सन जिनको डिसमिस किया गया, डिस्चार्ज किया गया या फिर रिट्रेंच किया गया है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम आगे के कुछ एक्ट्स में और कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। अभी बस इतना समझो कि उनको अगर उनकी जॉब से निकाल दिया गया है या फिर उनको बोला गया है कि अब यहाँ पर आपकी एज हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ रहा है, ठीक है, तो उनका रिट्रेचमेंट हुआ लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो उन सभी लोगों को हम लेकर चलेंगे। अब किस किस को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आते हैं अप्रेंटाइसेस। तो आपने ना अक्सर अप्रेंटाइज की पोस्ट भी देखी होंगी कि निकलती हैं, इवन पीएसयूज में सबसे ज्यादा निकलती हैं। तो ये एक तरीके के ट्रेनीज की तरह यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर लर्निंग कर रहे होते हैं। कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, आपको पता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो अलग तरह से वर्क करती हैं, इसीलिए उनके मेंबर्स पुलिस या फिर प्रिजन एम्प्लॉइज पर्सन अगर कोई भी मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है। अब यहाँ पर भी ना आप आगे चलकर पढ़ोगे कि जिनकी इनकम 18,000 से कम है, वो अगर यहाँ पर मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है, उनको भी हम लेबर में ही लेकर आते हैं, ठीक है, वर्कर की डेफिनेशन में ही लेकर आएंगे। तो पर्सन जो कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में 18,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एम्प्लॉइज में कौन आएगा? तो एक ब्रॉडर टर्म है देन वर्कर। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटाइज अगेन employed to do any skilled, semi skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical और clerical work। अगेन यहाँ पर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बोला जाता है कि दीज पीपल नीड टू बी कमांडेड। इवन जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इनका, उसमें भी ये देखा जाता है कि कितने अच्छे से कमांड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इनके लिए यहाँ पर इस चीज को एक्सक्लूड किया गया है। अच्छा, अब वर्कर में यहाँ पर आप देख रहे थे कि मैनेजरियल लोग भी आ रहे हैं आपके, है ना, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉइज में ऐसा नहीं होता। दो यू आर इन एन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्टिल यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन हुआ? जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी कंपनी या जिसकी फैक्ट्री है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है एक या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, या तो डायरेक्टली या तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कॉन्ट्रैक्टर एज इन, यहाँ पर आप देखते हैं मॉल्स में जाते हो आप लोग, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हो, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर अपने खुद के होते हैं मॉल के? नहीं, मेजरली तो नहीं होते हैं। एक बेसिकली एजेंसी होती है जिसके थ्रू वो लोग काम करने आते हैं, एक एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर यहाँ पर वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग हो सकते हैं, ऑक्यूपायर या मैनेजर हो सकते हैं फैक्ट्री के, कोई भी पर्सन अथॉरिटी यहाँ पर विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा, मान लो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की मैंने, तो इस फैक्ट्री पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो मेरा है। और एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं किसी डिसीज्ड एम्प्लॉयर के, कि यहाँ पर मान लो मैं अभी, मेरा जो ट्रस्ट बना है, राइट, क्या बना है? मेरा ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट को कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर है मेरे ट्रस्ट के, मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ के बाद में यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर थे उन्होंने मेरे ट्रस्ट को हैंडल किया, तो वो भी एम्प्लॉयर कहलाएंगे। आगे समझ में? कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एक्शंस क्या हैं?
तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट या फिर कोई भी डिफरेंस, कोई भी झगड़ा चल रहा है, कोई बात यहाँ पर ऐसी हम दोनों के बीच में नहीं बन रही है। हम दोनों कौन है? हम हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, राइट। दो एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स हो सकते हैं, वर्कर्स एंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है जिसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ लेबर के साथ में कुछ कनेक्शन है। क्रूशियली क्या है यहाँ पर कि आप देखेंगे ये जो डिस्प्यूट्स हैं, या तो हमने किसी को डिस्चार्ज कर दिया उनकी ड्यूटीज से, डिसमिस कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, टर्मिनेट कर दिया किसी इंडिविजुअल वर्कर को, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमारा अराइज हो जाता है। ओके, अच्छा, कुछ कुछ न्यूज यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की आती रहती है, उन्हें भी थोड़ा ध्यान में रखना ताकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओ। स्ट्राइक क्या होता है? तो यहाँ पर वर्क को रोक दिया गया, सेसेशन कर दिया गया वर्क का। किसके थ्रू? जो लोगों को हमने एम्प्लॉय किया था और वो साथ में काम कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक कर दी। तो अलग अलग तरह की स्ट्राइक्स हमारे यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो एक कनकर्टेड यहाँ पर रिफ्यूजल है कि हम काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर कैजुअल लीव ले ली जाती है बाय 50 या 50% या फिर मोर वर्कर्स ऑन अ गिवन डे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देखते हैं बैंक की स्ट्राइक्स होती हैं, तो बैंक की जो स्ट्राइक्स होती हैं वो उनकी कैजुअल लीव से कटती हैं, जहाँ पर जो उनके स्टाफ होते हैं वो उस दिन काम पर नहीं आते। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये एक तरीके का यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्ट्राइक हो गई। अब नेक्स्ट आता है लॉकआउट। लॉकआउट क्या है कि यहाँ पर जो हमारी जगह थी जहाँ हमें काम करना था, उसको टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया, काम को सस्पेंड कर दिया गया, बीच में काम को रोक दिया गया, या फिर यहाँ पर हमने मना कर दिया कि कुछ लोग जो हैं इनको हम अब एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है रिट्रेंचमेंट। इसको बहुत अच्छे से समझना कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है। तो जब हम किसी वर्कर की सर्विसेज को यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डियर वर्कर, नाउ वी डोंट रिक्वायर यू एनी मोर। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, एक्सेप्ट अ रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। या तो आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, आपने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर दी, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के अगेंस्ट काम करा, वॉलंटरी आपने रिटायरमेंट ले लिया, या फिर यहाँ पर सुपर एनुएशन की एज आ गई आपकी, बेसिकली आप यहाँ पर 62 इयर्स या 65 इयर्स, जो भी हमारी सुपर एनुएशन की एज रहती है उससे ज्यादा की आपकी एज हो गई। यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो आपको 10 साल के लिए एम्प्लॉय किया गया या 10 दिन के लिए एम्प्लॉय किया गया, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया, तो भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो काम की बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अब आपको प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, और यहाँ पर आप कोई लीगल हेल्प भी नहीं ले सकते। इसके अलावा टर्मिनेशन हो गया किसी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का अपॉन कंप्लीशन। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिस आते हैं जहाँ पर बोला जाता है कि भाई आपको यहाँ पर जो हम हायर कर रहे हैं वो 5 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के बाद में ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी आपको आगे कंटिन्यू करवाना चाहती है या नहीं, तो वो भी हो सकता है। या फिर टर्मिनेशन यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी हेल्थ यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली काफी लंबे समय से अच्छी चल नहीं रही है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, जो सुपर एनुएशन की यहाँ पर एज होती है, ठीक है, तो अलग अलग गवर्नमेंट्स ना अपनी अपनी सिटी बेसिकली स्टेट्स की अलग अलग एजेस डिसाइड करते हैं। ऑल्दो जो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है वो 60 साल मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली डिपेंड करेगी कि किस तरह के यहाँ पर आपके सालों में बेसिकली चीजें में चेंज हो रही हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जो कि इसको 58 भी रखते हैं और कुछ स्टेट्स इसको 60 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ले ऑफ। देखो रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। ले ऑफ का मतलब होता है कि भाई हम यहाँ पर आपको रखना तो चाहते हैं लेकिन हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो स्किल आपके पास थी वो मशीन ही हटाई जा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास अब आपकी सैलरी पे करने के लिए उतना पैसा ही नहीं बचा है, कोई शॉर्टेज आ गई है, राइट। तो जिसकी वजह से हम टेम्पररी बेसिस में बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर आपको जॉब ना प्रोवाइड करें।
रिट्रेंचमेंट में यहाँ पर टर्मिनेशन प्रॉपरली होता है। तो एम्प्लॉयर की इनेबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं किसी को। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज आ गई रॉ मटेरियल की, जैसे कोल की, पावर की, या कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। मशीन्स खराब हो गई, जो स्टॉक था वो एक्यूमुलेशन नहीं है प्रॉपर, कोई नेचुरल क्लामिटी आ गई तो ले ऑफ किया जाता है। थर्ड आता है अब आपके पास क्लोजर। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई कंपनी जो है वो ही बंद हो रही है, या कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिस पर अब कंपनी काम करना बंद कर रही है। नेक्स्ट आ जाओ, प्लेसेस एंड एंटिटीज क्या होते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्शन 2P, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जो कि कॉपरेशन यहाँ पर देखा जा रहा है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है जिसमें कि कॉपरेशन होगा एम्प्लॉयर का और वर्कर का, ताकि प्रोडक्शन कर पाए, सप्लाई कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, या तो हमारे पास में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ऑल्सो यहाँ पर ऐसा कुछ और भी मोटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चैरिटेबल, सोशल या फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कैलकुलेट नहीं होगे। फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर कोई रिच पर्सन है, नीता अंबानी है, या फिर आप देखते हैं कि अजीम प्रेम जी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनके पास बहुत पैसा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर कोई चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट सर्विसेज या फिर इनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोल देते हैं। सॉवरेन गवर्नमेंट फंक्शन है, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, या फिर कोई डोमेस्टिक सर्विस हो गई। अब आते हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पर इसलिए बना कि हम रेगुलेट कर पाए रिलेशन किसके बीच में, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स। अब किसी इंडिविजुअल वर्कर की इतनी पावर नहीं होती है कि वो एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात कर उनके डिसीजंस को चेंज करे, लेकिन अगर कलेक्टिवली ये लोग साथ में आ जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो एम्प्लॉयर के ऊपर भी एक प्रेशर बनता है, राइट। तो इसीलिए ट्रेड यूनियंस फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में कुछ भी रेगुलेशंस हमें करनी है जो रिलेशनशिप्स चल रही हैं। अब अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट्स और वेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किसके बेसिस पर हो रही है कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आपको सेम वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, सेम अलाउंसेस और बेनिफिट्स, जैसे कि हम एक परमानेंट वर्कर को दे रहे हैं जो कि सेम काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम आपको 5 साल के लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर पेंशन फंड्स में भी आपका हिस्सा रहेगा। तो सेम चीजें आपको, सेम एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस और वेजेस मिल रहे हैं। आपको सभी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड या फिर ईएसआई प्रोपोर्शनेटली। और आपको ग्रेचुटी भी यहाँ पर मिलेगी आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो ग्रेचुटी क्या होती है, जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो मान लो यहाँ पर हमने एक लंबे समय के लिए इनके साथ काम किया और अब हम यहाँ पर, हमारी सुपर एनुएशन की एज आ गई या फिर हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक साथ कंपनी हमें कुछ कैश रिवॉर्ड्स देती है। नेक्स्ट आती है वेजेस। वेजेस में क्या है, जितने भी रेन्यूमरेशंस हैं उनको हम मनी में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें हमारी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस आते हैं। क्या एक्सक्लूड होगा, बोनस, हमारा यहाँ पर एचआरए रहता है, ठीक है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। कन्वीनियंस अलाउंसेस होते हैं कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, हमें कार चाहिए क्योंकि हम बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं, बिजनेस ने हमें यहाँ पर कार दी तो उसके लिए। ओवर टाइम, कमीशन, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जब कंपनी हमें जॉब से हटा रही है और उसके रीजंस कुछ ऐसे हैं तो यहाँ पर वो हमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि कंपनी को हमारा ख्याल है, हम कंपनी में 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी को लगता है कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें हमारा पैसा वापस दें। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस किस चीजों के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, किसने रूल्स बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारी कंट्री में देखने के लिए मिलती हैं,
जो कि डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर 50% या फिर उससे ज्यादा की ओनरशिप होती है। तो रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर सेंट्रल पब्लिक अंडर सेक्टर टेकिंग्स, तो ये सभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। अवार्ड की बात करें तो एक फाइनल या फिर इंटरिम डिटर्मिनेशन होती है ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो हमें क्या बेसिकली फाइनली क्या क्या यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या चीजें उन्होंने बोली है। सेटलमेंट है कि भाई यहाँ पर कंसिलेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा क्रिमिनल तो चीजें हुई नहीं है ना। तो फिर ठीक है कि हमारे पास में वर्कर ने बोला था कि भाई मुझे कम से कम यहाँ पर 1 साल की वेज तो आपको देनी चाहिए थी, जब आपने मुझे ऐसे जॉब से निकाला, मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो कंपनी बोलती है कि यार ठीक है, मेरे पास अभी प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर एन एग्जाम्पल आपका यहाँ पर हुआ। तो फिर कंपनी ने बोला ठीक है, 6 महीने के लिए मैं आपको अभी पैसा दे देता हूँ, और जैसे कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो बाकी आपको 6 महीने का पैसा और दे दूंगा। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, एक सेटलमेंट हो गई, एक एग्रीमेंट हो गई दोनों के बीच में, एक कंसिलेशन प्रोसीडिंग या फिर एक रिटन एग्रीमेंट है जिसको एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों ने साइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कोड में बताए गए हैं, अभी हम आगे चीजें पढ़ेंगे। तो कुछ क्लासिफिकेशन जैसे वर्कर्स की होती हैं, कितने घंटे उन्हें काम करना है, किस तरह की लीव्स उनको मिलनी चाहिए, मिसकंडक्ट में क्या क्या आएगा, तो ये सारे रूल्स हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, तो कोई भी प्रैक्टिस जिसको स्पेसिफाई किया गया है सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, पूरा कोड हम एकदम धीरे धीरे अपना कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब इस पूरे कोड का हम नेक्स्ट पार्ट हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर आपको पता रहेगा कि वीडियो आ चुका है या नहीं आया। देखिए थोड़ा नया चैनल है तो माइट भी आपको नाम भी चैनल का याद ना रहे, तो मैं एक और बार बोल देती हूँ, आरपीए एकेडमी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका यहाँ पर मैं लिंक आपके लिए डाउनलोड करने के लिए सॉरी ज्वाइन करने के लिए अपने यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी। तो सबसे पहले तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, एंड यहाँ पर कोई भी मेजर अपडेट रहेगी तो वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास में यहाँ पर ईपीएफओ के लिए पीडीएफ कोर्सेज भी हैं, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईपीएफओ का ये कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने में वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ गया था, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से हम डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करें, टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल समरी शीट्स, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 1500 एमसीक्यूज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एंटायर सिलेबस को हम कवर करेंगे। कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी जब तक आप अपना इंटरव्यू कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हम इस कोर्स के थ्रू, तो आप आरपीए अकेडमी एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करोगे या फिर वेबसाइट को विजिट करोगे। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।